एक और ऑसम सी BTS नोवेल की वीडियो में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड नंबर 94 और ये होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब हॉन क्लैन का एंसेस्टर आया था जिसका नाम था होंगटियन शाओ, तो जियान की सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हो गई थी क्योंकि अब उसे सामना करना था दो जोंग का। इस वजह से जियान उस होंगली की बॉडी में कुछ करके दूर फेंक देता है। वो कहता है अगर इसकी जान अभी नहीं बचाई तो ये बचेगा नहीं। इस डर की वजह से वो होंगटियन शाओ होंगली की तरफ जाता है। जियान को मौका मिल गया था चेनियन पे हमला करने का। इससे पहले होंगटियन शाओ होंगली को बचा के वापस आ पाता, जियान चेनियन के ऊपर हमला करता है सी फ्लिपिंग सील से। जब इस अटैक से वो चेनियन इंजर्ड हो गया था तो डीमन पपेट उसकी तोड़ लेता है उंगली जिसमें उसकी स्टोरेज रिंग थी। जियान डीमन पपेट के साथ साथ उस अंगूठी को भी रख के भाग जाता है। जब उसने एक सीक्रेट गुफा ढूंढ ली थी तो वो स्टोरेज रिंग की रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ता है। उसमें निकला था एक स्क्रोल, लेकिन जब उसने इसका इंस्पेक्शन किया था तो मालूम पड़ता है ये स्क्रोल तो इनकम्प्लीट है, यानी कि इवेंट लाइटिंग पवेलियन के एल्डर्स में स्क्रोल फैला हुआ है, मतलब इसे कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अपनी ट्रेनिंग स्टेट से बाहर आके जियान जाने वाला था तभी बाहर से चेनियन की आवाज आती है। जियान समझ गया था कि अगर ये चेनियन आया है तो होंगटियन शाओ भी पास में ही होगा। एक रूथलेस एक्सप्रेशन के साथ उनके साथ ऑल आउट फाइट करने ही वाला था तभी उसके कानों में टियानजुनजे की आवाज जाती है। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है, इसे पूरा देखना अनिवार्य है। अभी पहाड़ों के ऊपर आसमान में 10-12 फिगर्स फ्लोट कर रहे होते हैं। अभी उनकी नजरें इस एरिया को स्कैन कर रही होती हैं। ये सारे वही लोग थे जो कि जियान को चेज कर रहे थे। सभी की आंखों में एक डेंस किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता है, लेकिन इन विचारों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि जियान अभी क्या सोच रहा है। काफी टाइम तक सर्च करने के बाद जब जियान का कोई पता नहीं मिलता तो एक रेड रोब को पहने हुआ ओल्ड मैन साइड में खड़े ग्रे रोब ओल्ड मैन से कहता है, चेनियन तुम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारी ब्लड लाइटिंग सीधे उस लड़के के लग गई है, तुम्हें तो उसकी पोजीशन के बारे में पता ही होगा, बताओ कहाँ पे है वो। चेनियन का एक्सप्रेशन अभी बहुत ही ग्लूमी था। वो जब इस जगह के क्लोज आ रहा था तो वो सेंस कर पा रहा था कि उसकी ब्लड लाइटिंग सील काफी कमजोर होती जा रही है। स्पेशली जब वो इस एरिया में एंटर हुआ था तब वो सील बहुत ही वीक हो गई थी। उसके कुछ ही समय के बाद कनेक्शन पूरी तरीके से मिट जाता है। अब चेनियन बस उस डायरेक्शन को फॉलो कर सकता था जिस डायरेक्शन में उस सील को वो सेंस कर पा रहा था, लेकिन इतना टाइम लगाने के बाद भी उसे घंटा कुछ नहीं मिलता। चेनियन एक ग्लूमी आवाज में रिप्लाई करता है, मुझे नहीं पता कि मेरी ब्लड लाइटिंग सील को हटाने के उस लड़के ने कौन से मेथड का यूज किया है। सच बोला जाए तो चेनियन भी एकदम शॉक्ड रह गया था। ब्लड लाइटिंग सील को रिमूव करना कितना डिफिकल्ट है ये चेनियन एज एल्डर ऑफ विड लाइटिंग पवेलियन खुद ही जानता था, लेकिन उसकी ये ब्लड लाइटिंग सील बस आधे ही दिन में खत्म हो गई थी। उसकी पूरी लाइफ में कोई भी इतनी जल्दी सील को रिमूव नहीं कर पाया है। होंगटियन शाओ ये सुन के बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता तो मैं तो अपनी ब्लड लाइटिंग सील पे बहुत ही कॉन्फिडेंस था, अगर मुझे पता होता कि इतनी वेस्ट है तो मैं उस लड़के का पहले पीछा करता। होंगटियन शाओ भी उस ब्लड लाइटिंग सील पे ही डिपेंड कर रहा था। अब क्योंकि उसका कनेक्शन टूट गया है तो फिर इन्हें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि जियान कहाँ पे गया। होंगटियन शाओ को इस रिएक्शन को देख के चेनियन बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे क्या पता नहीं है कि तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? क्लियरली जो पपेट उस लड़के के हाथ में है उससे तुम भी डरते हो। होंगटियन शाओ कहता तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरूंगा? चेनियन एक कोल्ड आवाज में कहता है कि जैसे ही वो लड़का हमें मिलता है अगर तुम नहीं डरते हो तो उसके पपेट से तुम ही डील करना। ये कहने के बाद उसका ध्यान जाता है नीचे की तरफ। चेनियन कहता है सभी लोग सुनो, नीचे जाके इन पहाड़ों का एक एक चप्पा छान मारो। वो लड़का डेफिनेटली इन माउंटेन रेंजेस में ही है। मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरी आंखों के नीचे से निकल जाएगा। चेनियन का ये ऑर्डर सुन के लोग स्टार्टल हो जाते हैं, जिसके बाद उनका ध्यान जाता है होंगटियन शाओ पे। उन्हें होंगक्लैन नहीं इन्वाइट किया था, नेचुरली वो होंगटियन शाओ के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे। होंगटियन शाओ भी नीचे पॉइंट करके बोलता है जैसे इसने बोला है वही करो। कंफर्मेशन होने के बाद सभी लोग अपने हाथों को कप करते हैं। फाइनली अब वो चले गए थे नीचे। एक फैन शेप की फॉर्मेशन में अरेंज होने के बाद ये लोग फैलना शुरू कर देते हैं। जब होंगटियन शाओ का ग्रुप जियान के बारे में सर्च कर रहा होता है तो पेड़ों के पीछे दो फिगर्स अचानक से प्रकट होते हैं। सरप्राइजिंगली इसमें जो लेडी थी वो थी हान शुए। हान शुए के साइड में खड़ा था एक ओल्ड मैन जिसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल देखी जा सकती है। जब पत्तियों से गुजर के उसकी नजर जाती है चेनियन पे तो उसका एक्सप्रेशन एकदम सोलम हो जाता है। हान शुए इन सारे के सारे एक्सपर्ट्स को देखती है जिन्हें होंगक्लैन ने इनवाइट किया था। अपनी आंखों में आंसू भर के वो ओल्ड मैन की तरफ देख के बोलती है, ग्रेट ग्रैंडफादर क्या ये जियान को ढूंढ लेंगे? ये सुन के हान शुए के ग्रेट ग्रैंडफादर एक गहरी सांस लेते हैं। वो कहते हैं ऑल्दो तुमने मेरी नाक में दम कर दिया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है तो मैं जियान की हेल्प तभी करूंगा जब मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो रही हो। वो कहते हैं लड़की तुम्हें ग्रेट ग्रैंडफादर की सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये अकेला होंगटियन शाओ भी होता तब भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये चेनियन विंड लाइटिंग पवेलियन से आता है। ऐसे फैक्शन को हमारा क्लैन अभी ऑफेंड नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पे बस इसलिए आ गया हूँ क्योंकि उस लिटिल फेलो ने हमारे क्लैन की बहुत हेल्प करी है। हम किसी के एहसानों को नहीं भूल सकते, वरना तुम चाहे कितनी भी पैर पटकती मैं विंड लाइटिंग पवेलियन के जैसे फैक्शन को ऑफेंड करने का रिस्क नहीं लेता। ये सुन के हान शुए अपने लिप को बाइट करती है। वो अपना सर नीचे करके कहती है, ग्रेट ग्रैंडफादर शुएर को अपनी लिमिट के बारे में पता है। अगर आपको सिचुएशन सही लगती है तो ही हेल्प करना, वरना हम यहाँ से
जा सकते हैं। एंड तक बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गई थी। हांशो का ऐसा एक्सप्रेशन देख के उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो उसके सर को पैट करके बोलते हैं, मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर की ऐसी हालत कर दी है, लगता है वो लिटिल फेलो सच में कुछ स्किल्स को पोजेस करता है। ग्रेट ग्रैंडफादर की बात सुन के हांशो का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी दूर माउंटेन रेंजेस में से एक बैंग की आवाज आती है। इस आवाज के तुरंत ही बाद दूर से रशिंग साउंड सुनाई देते हैं। एक आवाज आती है, लड़का मिल गया। इसे सुन के हांशो ने अपनी फिस्ट को टाइट कर लिया था। वो कहती है, इतनी जल्दी जियान को ढूंढ लिया। चैनियन भी उस लोकेशन में जाके फ्लोट करने लगता है। उसका ध्यान जाता है एक यंग मैन पे जो कि अभी केव से बाहर आ रहा था। चैनियन एक रिडिक्यूल के साथ बोलता है, लड़के मुझे तो लग रहा था तो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे छिपा रहेगा। जियान की आंखें भी चारों तरफ घूमती हैं। फाइनली वो पॉज होती है होंगटियन शाओ के ग्रुप के ऊपर। वो कहता है, लगता है इस बार काफी लोग आए हैं। एल्डर चैन, तुमने तो मेरी पूरी खातिरदारी की व्यवस्था कर रखी है। चैनियन एक विशेष आवाज में बोलता है, लड़की तू एक बार मेरे हाथों में आ जाए तब तुझे मेरे दिल की हिट रेट के बारे में मालूम पड़ेगा। जिस स्पॉट पे उसकी उंगली कभी हुआ करती थी वहाँ से पेन अभी भी उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा था। इस ह्यूमिलेशन की वजह से चैनियन की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता है। जियान को देख के होंगटियन शाओ की आंखों में भी एक फियर्स ग्लो फ्लैश होता है। वो कहता है, लड़की जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो अब मैं भी देखता हूँ कि तू कहाँ पे भागेगा। मैंने अपने नेफ्यू को ये प्रॉमिस किया है कि मैं पहले तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा और फिर तुझे उसके पास ले जाऊंगा। होंगटियन शाओ की आंखें इतनी सिनिस्टर लग रही थी कि आसपास में खड़े वो हेल्पर्स भी चिल फील करते हैं। जियान भी स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल में एक फ्रॉस्टीनेस थी। वो कहता है, तुम दोनों बुड्ढे तब तक नहीं मानोगे जब तक मेरी जान न चली जाए। अगर ऐसी बात है तो अपनी जान भी मेरे हाथों में छोड़ जाओ। जियान की आवाज सुन के होंगटियन शाओ हंसने लगता है। वो जियान को मॉक करके बोलता है, घमंडी लड़के, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरा डीमन पपेट सबको हरा लेगा? जियान की चेहरे की वो स्माइल थोड़ी स्ट्रेंज हो जाती है। जैसे ही वो चुटकी बजाता है उसकी अंगूठी में से ग्लो बाहर आया था। नेक्स्ट मोमेंट में ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अर्थ डीमन पपेट में। जैसे अर्थ डीमन पपेट अपीयर होता है, होंग क्लैन के वो एक्सपर्ट्स कुछ कदम पीछे लेते हैं। वो लोग इस डीमन पपेट से काफी टेरिफाइड थे जिसने चैनियन की उंगली उखाड़ दी है। अर्थ डीमन पपेट को अपीयर होते हुए देख होंगटियन शाओ की आंखें भी सॉलिडिफाई हो जाती हैं। अब उसका चेहरा और भी सोलम हो गया था। ये डीमन पपेट कितना ट्रबलसम हो सकता है, होंगटियन शाओ इस बात से क्लियरली अवेयर था। चैनियन की नजर जब इस पपेट की तरफ जाती है तो उसकी आंखें भी फ्लिकर होने लगी थी। वो कहता है, होंगटियन शाओ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम इससे नहीं डरते हो तो फिर इस डीमन पपेट को संभालने का काम तुम्हारा है। मैं इस लड़के को देखता हूँ। होंगटियन शाओ का फेस इन शब्दों को सुनने के बाद ट्विच करने लगता है। फिर भी गहरी सांस लेने के बाद वो बोलता है, ठीक है, इस डीमन पपेट को मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम उस लड़के को जल्दी खत्म करो। चैनियन जियान को एक सैवेज मैनर में देखता है। वो एक डेंस आवाज में कहता है, रिलैक्स, आज मैं इस लड़के को बता दूंगा कि विंड लाइटिंग पवेलियन को ऑफेंड करना सबसे बड़ी गलती है। इन दोनों बुड्ढों की कन्वर्सेशन को सुन के जियान स्माइल करता है। हम उसे अपनी रिंग को रब करते हुए देखते हैं। वो होंगटियन शाओ की तरफ पॉइंट करके बोलता है, किल हिम। जियान के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। अर्थ डीमन पपेट जमीन पे अपने पैर को पटकता है। वो एक रॉकेट की जैसे आसमान की तरफ शूट हो गया था। उसकी डायरेक्शन थी होंगटियन शाओ की तरफ। अर्थ डीमन पपेट के फियर्स मोमेंटम को देख के होंगटियन शाओ कहता है, मैं भी देखता हूँ ये कितना ग्रेट है। एक फ्लेम के जैसे फायर दुखी उसकी बॉडी से बाहर आती है। जैसे ही उसने अपने हाथ को क्लेंच किया था, एक 2 मीटर लंबा सिमेटर वहाँ पे अपीयर हुआ था। वैली थोड़ी सी बड़ी सोड ही होती है, चलो हम इसे सोड ही बुलाते हैं। होंगटियन शाओ की सोड फायरी हॉट वेव को लेके अर्थ डीमन पपेट की तरफ वायलेंटली स्विंग हो गई थी। जब ये सोड अर्थ डीमन पपेट के शोल्डर में टकराती है तो हमें सुनाई देता है क्लैंक का साउंड। उस जगह पे ना कोई घाव क्रिएट हुआ था, क्रिएट बस वहाँ पे स्पार्क हुए थे। होंगटियन शाओ जब ये देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन था। वो कहता है, व्हाट ए हार्ड बॉडी। अपनी सोड को टाइटली पकड़ के वो दोबारा से अर्थ डीमन पपेट से टकराना शुरू हो जाता है। अब इनके बीच की ये बड़ी बैटल इरप्ट हो चुकी थी। जब होंगटियन शाओ अर्थ डीमन पपेट को डिले करने की कोशिश कर रहा था तब वो चैनियन भी जियान के सामने आके फ्लोट करने लगता है। उसके सूखे चेहरे पे आ गई थी एक फ्राइटनिंग स्माइल। चैनियन कहता है, लड़के, तूने मेरी एक उंगली को तोड़ा है, आज मैं तेरी 10 उंगलियों को ब्रेक कर दूंगा। जियान स्माइल करता है। जैसे ही वो अपने पैर को जमीन पे मारता है उसकी बॉडी हवा में चली जाती है। एक मूवमेंट के बाद वो खड़ा हो गया था एक बड़े से ट्री पे। चैनियन अपने हाथों को पीछे रख के जियान के इन एक्शंस को देख रहा था। उसकी आंखों में एक रिडिक्यूल फ्लैश होता है। उसके हिसाब से जियान तो एक छोटा सा चूहा है जो कि अपनी मौत से पहले स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को समझता था कैट जो कि माउस के साथ खेल रही है। ऑफ कोर्स ये इसकी विशफुल थिंकिंग थी। जियान चैनियन के रिडिक्यूल को इग्नोर करता है। हम उसे अपनी आंखों को बंद करते हुए देखते हैं। जियान अपने मन ही मन में कहता है, ओल्ड मिस्टर याओ, मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। उसके दिमाग में भी एक आवाज आती है। एक मूवमेंट के बाद जो स्नो व्हाइट रिंग जियान की उंगली में थी वो हल्के से ट्रेम्बल हुई थी। तुरंत एक एक्सट्रीमली मैजेस्टिक और वास्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देती है। इसने एक सैलाव की तरह जियान की बॉडी को कवर कर लिया था। जैसे ही जियान की बॉडी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भरती जा रही थी, इस मैजेस्टिक एनर्जी की वजह से जियान के आसपास का स्पेस भी धीरे धीरे करके डिस्टॉर्ट होने लगता है। एक ऐसा मॉन्स्टरस ऑरा जैसे कि कोई सोता हुआ एम्परर जगा हो और अब समय आ गया है दुनिया को डोमिनेट करने का। चैनियन वो हेल्पर्स जो होंग क्लैन की तरफ से इनवाइट करे गए थे, साथ ही में वो
होंग टियानशाओ जो कि अर्थ डीमन पपेट से फाइट कर रहा होता है। जैसे ये मॉन्स्टर्स और अपीयर होता है, ये सभी एक मोमेंटरली डलनेस में चले गए थे। इमीडिएटली एक ऐसा शॉक जो कि छिपाया नहीं जा सकता वो इन सभी की आंखों में अपीयर होता है। जियान की बॉडी से इस मेजेस्टिक ऑरा की रिपल्स लगातार रिलीज होती हैं, जिससे ये पूरी माउंटेन रेंज हिल रही होती है। ओकेजनली इस फॉरेस्ट में से एनिमल्स की वेम्पर्स की आवाज आती थी। इन आवाजों को सुन के ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से बहुत ही टेरिफाइड हो गए हो। जैसे जियान की बॉडी की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उसके पैरों ने भी ट्री को छोड़ दिया था। अभी जियान बिना किसी सपोर्ट के हवा में फ्लोट कर रहा था। परहैप्स उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भर गई है, क्योंकि अब उसकी आंखें भी सिल्वरी व्हाइट हो जाती हैं। ये सिल्वर व्हाइट कलर इतना डेंस होता जा रहा था कि कुछ समय के बाद जियान की आंखें लाइट को एमिट करने लगती हैं। दूर से देखने पे जियान की जो आंखें कभी काली हुआ करती थी, अब वो एकदम कोल्ड सिल्वरी व्हाइट हो गई हैं। काफी टाइम तक उसका ऑरा राइज होने के बाद ग्रेजुअली स्टॉप होता है। जियान अपना सर झुका के चैनियन की तरफ देखता है, जो कि अभी भौचक्का रह गया था। जियान कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी भी 10 फिंगर्स तोड़ने वाले थे? ये आवाज कुछ लाउड नहीं थी, लेकिन एक ऐसे प्रेशर को कंटेन करती थी जिससे पूरी चैनियन की रूह कांप जाती है। चैनियन का एक्सप्रेशन बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। वो कहता है, इस लड़के ने आखिर क्या किया? आखिर इसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों लग रही है? इस ऑरी को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी स्ट्रेंथ 7 या फिर 8 स्टार दोजोंग पे पहुंच गई हो। क्या ये रियल है या फिर फेक? उसके सामने कई सीन बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जियान की स्ट्रेंथ अभी तो हुआंग पे ही है, लेकिन अचानक से किसी की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक तरीके से स्काई रॉकेट कैसे हो सकती है? उसे ये बात बिल्कुल रिडिक्यूलस लग रही थी। चैनियन की आंखों में एक डाउट फ्लैश होता है। उसकी आंखें एकदम डार्क और सोलम होती हैं। वो कहता है, किसी सीक्रेट टेक्निक का ग्रेड चाहे कितना भी हाई हो, लेकिन वो इस लेवल के फ्राइटिंग इफेक्ट्स को बिल्कुल पोजेस ही नहीं कर सकती। क्या इस दुईकी की स्ट्रेंथ सुपरफिशियल है? वो इस बात पे बिलीव करने से रिफ्यूज कर रहा था कि अब चूहा बन गया है बिल्ली और बिल्ली बन गई है चूहा। वो कहता है, आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ रियल है या फिर तुम बस मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो। ये कहने के बाद वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। तुरंत ही लाइटनिंग उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। वो शूट हो गया था जियान की तरफ। चैनियन को देख रही जियान की आंखें एकदम काम थी। एक मोमेंट के बाद उसका हाथ पीछे जाता है। एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी होती है। वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक 5 फुट बड़े स्पिरिचुअल कैनन बॉल में। जैसे ही जियान अपने हाथ को आगे करता है, वो कैनन बॉल एक बैंग साउंड के साथ आगे की तरफ शूट हो जाती है। ये कैनन बॉल बस यहाँ से शूट ही हुई थी, तभी एक फिगर से 10 मीटर की दूरी पे एक्सप्लोड हो जाती है। एक मेजरेबल ओल्ड फिगर पीछे जाता हुआ दिखता है। विड्रॉ कर रहे चैनियन की आंखों का शौक एकदम पीक पे पहुंच गया था। जब उसने इस एक्सप्लोजन का सामना किया तो ये बात क्लियर हो गई थी कि जियान का ऑरा रियल है। किसी स्ट्रेंज मेथड का यूज करके जियान एक्टिंग नहीं कर रहा है। अब चैनियन का दिल भी काफी अनईजी फील कर रहा था। वो कहता है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है, लेकिन जो इवन लेवल 7 के एल्केमिस्ट होते हैं उनकी भी मेंटल पावर इतनी खतरनाक नहीं होती। आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? जब से चैनियन ने जियान से पंगे लिए, वो जियान के बैकग्राउंड या फिर पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा है। ऑल्दो जियान की स्ट्रेंथ दो हुआंग पे ही है, लेकिन पपेट हेवनली फ्लेम और अब ये टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के लिए चीज एकदम लेजेंड जैसी थी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जियान पोजेस करता है। चैनियन जो कि जियान को अभी तक अंडर एस्टिमेट करता आया है, अब वो भी अपने विचारों को बदलने लगा था। पिछले अटैक की वजह से जो इसका सिस्टम हिल गया था, चैनियन जैसे तैसे करके इसे सप्रेस करता है। वो कहता है, रिगार्डलेस इसने कोई भी मेथड यूज किया हो, लेकिन इसकी डेफिनेटली एक टाइम लिमिट होगी। अभी मुझे इससे हेड ऑन फाइट नहीं करनी। जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर लेगा, मुझे अटैक करने का मौका मिलेगा। ये सब सोचने के बाद उसके मुंह से एक विसल की आवाज आती है। वो अपनी बॉडी को घुमा के यूज करता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का, जिससे वहाँ पे कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। माउंटेन रेंज से बाहर आके अब अपनी जान बचा के भाग रहा था। जब होंग टियानशाओ जो कि डीमन पपेट से फाइट कर रहा होता है और वो हेल्पर्स जो कि होंग क्लैन के द्वारा बुलाए गए थे, उनके कानों में जब ये सीटी की आवाज जाती है तो सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। सभी जानते थे कि ये रिट्रीट का सिग्नल है। होंग टियानशाओ का एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी था। वो कहता है, डैम इट, इस लड़के ने क्या किया? आखिर इसकी स्ट्रेंथ इतनी राइज कैसे हो सकती है? जियान की बॉडी से रिलीज हुए ऑरे ने होंग टियानशाओ की आत्मा को भी ट्रेम्बल कर दिया था। तुरंत ही वो एक डेंस अमाउंट में एनर्जी अपनी तलवार में डालता है। जैसे ही उसने अपनी सोर्ड को घुमाया था, अर्थ डीमन पपेट थोड़ा पीछे हो जाता है। ऐसा करके होंग टियानशाओ भी भागना शुरू कर देता है। तभी पीछे से आवाज आती है जियान की। वो कहता है, भागना चाहते हो? चैनियन को भागते हुए देख जियान हंसने लगा था। ये बात सच है कि उसकी स्ट्रेंथ की एक टाइम लिमिट है। अगर उसने इस पावर को एक्टिवेट किया है तो इसका कोई न कोई रिजल्ट तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि चैनियन और जियान के बीच में इतनी खतरनाक दुश्मनी हो चुकी है, तो फिर इस बुड्ढे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। एक दोजोंग क्लास का एनिमी फ्यूचर में ट्रबल क्रिएट करता रहेगा। यहाँ पे एक ही बार में मामला खत्म करना चाहिए। एक किलिंग इंटेंट जियान की आंखों में आता है। वो अपने हाथ को उठा के चैनियन की तरफ पॉइंट कर देता है, जो कि अभी आफ्टर इमेजेस को क्रिएट करके भागने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं जियान को अपने हाथ को क्लेंच करते हुए। जैसे ही जियान का हाथ क्लेंच हुआ था, आसपास के 1000 मीटर का स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट होने लगा था। फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सबस्टेंस जैसी स्पेशल वॉल्स पे। चैनियन जो कि अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आ चुका था, वो सामने बनी स्पेस बॉल को नोटिस ही नहीं करता। हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। चैनियन मुंह के बल इसमें जा टकराया था। एक रबर बॉल
बॉल की तरह चैनियन को पीछे फेंक दिया गया था। ये फोर्स इतनी खतरनाक थी कि चैनियन के मुंह में खून आ जाता है, जिसे चैनियन जैसे तैसे करके वापस से सॉलो करता है। रिबाउंड होकर चैनियन अपनी बॉडी को रिकवर करता है। जो पहला काम उसने किया था वो था फॉरेस्ट की तरफ भागना, लेकिन इससे पहले वो ग्राउंड पे लैंड कर पाता, एक फिगर घोस्ट की तरह उसके सामने अपीयर होता है। एक फिस्ट जिसको खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने कवर करके रखा था, वो बिना किसी फैंसी मूवमेंट के चैनियन पे स्मैश कर दी जाती है। जहाँ से ये फिस्ट पास कर रही थी वहाँ पे कई स्पेशल लाइंस क्रिएट होती जा रही थी। इस फिस्ट अटैक को सेंस करके चैनियन का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होता है। तुरंत ही वो अपनी पूरी द्विकी का यूज करता है। उसके सामने फॉर्म हो गया था एक मोटा सा लाइटिंग बैरियर। बैंग साउंड के साथ ये फिस्ट उसमें वायलेंटली स्मैश होती है। उसके अंदर की मेजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी रिलीज होना शुरू हो जाती है। ये बैरियर भी एकदम ट्रेम्बल होने लगा था। अगले ही पल में ये फट जाता है। जो बची हुई मेंटल एनर्जी थी वो एक लाइटनिंग मैनर में चैनियन की बॉडी में एंटर करती है। हमें सुनाई देता है ग्रग वाला साउंड। मुंह से खून फेंकते हुए चैनियन की बॉडी जमीन में घुस गई थी। वो लगातार 100 मीटर तक जमीन में घसीटता हुआ जा रहा था। जहाँ से भी वो पास कर रहा था आसपास के सभी पेड़ पौधे ब्लास्ट होते जा रहे थे। टियानजुनजी की स्ट्रेंथ को बोरो करने के बाद जियान 7 या फिर 8 स्टार दोजोंग पे पहुंच गया था। वहीं पे चैनियन था 4 स्टार दोजोंग पे। दोजोंग क्लास के हर एक लेवल के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। उसके बाद ये चैनियन जियान का अपोनेंट कैसे हो सकता था। हम इसे जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए देखते हैं। ये अपने मुंह से काफी खून को बाहर फेंकता है। जियान के इस पंच ने चैनियन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। और तो और इस पंच में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो चैनियन को काफी अनयूजुअल और हॉट फील हो रही थी। थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी है, अब उसने वहाँ पे खलबली मचाना शुरू कर दिया है। अंदरूनी और बाहरी चोटों की वजह से चैनियन की कंडीशन एक्सट्रीमली मिजरेबल हो चुकी थी। चैनियन की आंखों में एक विशियसनेस फ्लैश होती है। वो अपने मुंह से खून को पहुंचते हुए हल्की आवाज में बोलता है, अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जान इस लड़के के हाथों से जरूर चली जाएगी। मुझे इससे दूर जाना होगा। वो फॉरेस्ट में जाने का प्लान कर ही रहा था, तभी उसके सामने वो फिगर दोबारा से कोस्ट की तरह अपीयर होता है। जियान को देख के उसके हार्ट को एक शॉक लग गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, जियान अगर तुम मुझे मारते हो तो मेरी विंड लाइटिंग पवेलियन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जियान इसकी तरफ देख के एक स्माइल के साथ कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ तब भी वो मुझे कौन सा जाने देंगे। चैनियन को स्माइल करते हुआ जियान एकदम डीमन की तरह दिखाई दे रहा था। उसके दिल में एकदम चिल्स आ रही थी। चैनियन कहता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे जाने दोगे। जब तक तुम कोई भी कंडीशन, बस इतना ही वो बोल पाया था। उसकी बॉडी तुरंत ही पीछे की तरफ शूट हो जाती है। जियान की तरफ आती है फिस्ट साइज की कुछ बीड्स जिनका रंग एकदम सिल्वरी था। जियान की डायरेक्शन में ये बीड्स थ्रो करी गई थी, तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती हैं। हमें सुनाई देते हैं बैंग 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 के साउंड्स। इन एक्सप्लोजन से रिलीज हुई वेव्स की वजह से 100 मीटर रेडियस का फॉरेस्ट एकदम फ्लैट हो गया था। इन बीड्स को पीछे फेंक के चैनियन काफी स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ भाग रहा था। अफसोस की बात है कि उसके पास रिलीफ फील करने का टाइम नहीं था, क्योंकि एक स्ट्रेंज ह्यूमन फिगर उसके सामने दोबारा अपीयर होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर्ड एक लेग उसकी तरफ स्विंग होता है। इसकी फोर्स तुरंत ही चैनियन के सर में स्लैम होती है। इस वाइल्ड और वायलेंट स्ट्रेंथ को रिसीव करने के बाद चैनियन एक ग्रग साउंड के साथ खून को दोबारा बाहर फेंकता है। उसकी बॉडी से पीछे जाते हुए जाने कितने पेड़ टूट गए थे। होंग टियान शाओ की नजर भी चैनियन पे जाती है, जो कि अभी बिल्कुल रिटेलिएट ही नहीं कर पा रहा था। उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। एक हेल्पर अपने सलाइवा को निगल के बोलता है, एंसेस्टर क्या हम इसकी हेल्प करें। होंग टियान शाओ की आंखें एकदम फ्लैश होती हैं। वो देखता है डीमन पपेट की तरफ, जिसे होंग क्लैन के कई मेंबर्स ने जैसे तैसे करके डिले करके रखा है। वो अपनी दांती मीस के कमांड देता है, रिट्रीट, अभी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। इस समय इस लिटिल फेलो की स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग है। साथ ही में अगर इस पपेट को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर इसकी हेल्प करने के लिए चाहे कितने भी लोग जाएंगे, हम लोग बस अपनी मौत को ही बुलावा दे रहे होंगे। ये कहने के बाद होंग टियान शाओ अपने हाथ को वेव करता है। वो पीछे मुड़ता है और बिना किसी हेजिटेशन के भाग जाता है। सारे होंग क्लैन के मेंबर्स भी उसे फॉलो करते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चैनियन को। वो अभी एक गड्ढे में से जैसे तैसे करके खड़ा हो रहा था। चैनियन अभी एक्सट्रीमली मिजरेबल दिखाई दे रहा था। हम उसकी बॉडी में से लगातार खून को बहते हुए देख सकते हैं और उसकी आंखें थी फेरोशियस। जियान ने जो 2-4 हमले इसके ऊपर करे हैं उसमें बहुत ही खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज हुआ था। चैनियन की बॉडी की नसें भी अब टूटने के साइन शो कर रही थी। ये इसलिए था क्योंकि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में यूज होती है हेवली फ्लेम। चैनियन अभी गहरी सांस लेते हुए दिखता है। उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक फिगर दोबारा अराइव होता है। जियान अपनी इमोशनलेस आंखों से चैनियन को देखता है। अभी इसका ऑरा बहुत ही केओटिक था। वो कहता है, क्या वो और भागना चाहते हो। चैनियन की आंखें एकदम क्रिम्सन हो जाती हैं। उनमें एक क्रेजीनेस दिखाई दे रही थी। वो कहता है, लड़के क्योंकि तू मुझे मारना ही चाहता है तो मैं अपने साथ तुझे भी लेके हेल में जाऊंगा। ये कहने के तुरंत ही बाद वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसकी बॉडी भी किसी बलून की तरह एक्सपेंड हो रही थी। चैनियन के इस क्रेजी एक्ट को देख के जियान अपनी आईब्रोज निट कर लेता है। वो कहता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हाँ। चैनियन को गुब्बारे की तरह फूलते हुए देख के जियान के फीट मूव होते हैं। उसकी बॉडी हवा में जाती है। एट द सेम टाइम उसके हाथों के पास एक ग्लो था। वो अपने पाम को आगे की तरफ पुश करके बोलता है, स्पेशल सील। चैनियन के आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगता है। जियान की सील की रिपल की वजह से सामने का स्पेस सब्सटेंस जैसा बिहेव करने लगता है। चैनियन को बीच में लेके वो एक केज में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इवन एक 5 स्टार दोजोंग लेवल का कल्टिवेटर
लीडर भी ऐसे स्पेस लॉक को नहीं कर सकता। टियान जुनजे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पोजेस करके जियान ये काम कर पाया है। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो 2 हुआंग लेवल पे ऑलरेडी स्पेशल स्ट्रेंथ को पोजेस करता था। टियान जुनजे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जियान के अंदर की स्पेशल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी। ये स्पेशल प्रेजेंट फॉर्म ही हुआ था। चैनियन की बॉडी खतरनाक तरीके से स्वेल होती है। अगले ही पल में एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन में से जो ये फ्राइटनिंग एनर्जी बाहर आई थी, स्पेशल स्ट्रेंथ भी इसे कंटेन नहीं कर पाता। 2 सेकंड के बाद ये बस्ट हो जाता है। पूरी माउंटेन रेंज ऐसे ट्रेम्बल होती है जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। जंगल में हजारों मीटर लंबे क्रैक्स फॉर्म हो गए थे। मैजिकल बीस्ट के बीच में पैनिक क्रिएट हो जाता है। 4 स्टार दोजोंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से होने वाली ये तबाही बहुत ही फ्राइटनिंग थी। जियान ने इस फ्राइटनिंग एनर्जी के तूफान को टेम्परेली डॉज किया था। आसमान में अपीयर होकर एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ वो इसे देख रहा था। चैनियन के ऐसे एक्शंस की वजह से लगता है ये पूरी माउंटेन रेंज बर्बाद होने वाली है। होंगटियन शाओ जो कि लगभग इस फॉरेस्ट से बाहर चला ही गया था, वो भी इस फ्राइटनिंग एनर्जी स्टॉर्म को सेंस करता है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही अगली हो जाता है। होंगटियन शाओ एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, वो ओल्ड फेलोयन एक्चुअली में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। ऐसे एक्सपर्ट को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देना, ये लिटिल फेलो सच में बहुत फ्राइटनिंग है। अगर उसे शुरुआत से ही पता होता कि जियान इतना ट्रबलसम है तो होंगटियन शाओ जियान से कभी दुश्मनी नहीं करता। जब तक इतना खतरनाक एनिमी अलाइव रहेगा, होंग क्लैन चैन से सो नहीं पाएगा। अफसोस की बात है कि इस दुनिया में रिग्रेट की कोई मेडिसिन नहीं है। इस चीज को होंगटियन शाओ अच्छे से जानता था और तो और होंगटियन शाओ भी काफी जल्दी डिसीजंस को लेता था। हम उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लो को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहता है ये लड़का बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन चैनियन को मारने के बाद तुझे भी चैन नहीं मिलने वाला। अपने एल्डर की मौत के बारे में जान के विंड लाइटिंग पवेलियन चुपचाप नहीं बैठेगा, तब मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी हालत क्या होगी। इस स्माइल के साथ ही होंगटियन शाओ पीछे मुड़ता है। हाथ को वेव करके उसने भागने की स्पीड और भी इंक्रीज कर दी थी। वो व्हाइट ओल्ड मैन और हान शुए जो कि पीछे छुपे हुए थे, चैनियन के सेक्शन को देख के वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। वो हान शुए को पकड़ के हवा में जाता है। फाइनली वो दोनों एक माउंटेन पीक पे लैंड करते हैं। जब उनकी नजर जाती है नीचे की एनर्जी वेव पे, तो इन दोनों ने भी कोल्ड ब्रेथ ली थी। उस एक्सप्लोजन की वजह से हान शुए को तो ऐसा शॉक लगा था कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो कहती है ये बुड्ढा तो बहुत ही क्रेजी निकला। एक दोजांग लेवल के वॉरियर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये सीन हर किसी को विटनेस करने के लिए नहीं मिलता था। साइड में खड़े उसके ग्रैंडफादर आसमान की तरफ देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है एक ब्लरी सा फिगर। वो एक धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, एक दोजांग लेवल के वॉरियर को ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर देना जहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा कोई ऑप्शन न बचे। ये लिटिल फेलो जियान सच में बहुत टेरिफाइंग है। अभी ये दोनों जियान से काफी दूरी पे थे, इस वजह से हान शुए को जियान नहीं दिखता। अपने ग्रैंडफादर की तरफ देख के पूछती है, ग्रैंडफादर क्या वो सही है? वो कहते हैं कि उसे क्या हो सकता है। चैनियन जियान को भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में लेना चाहता था, लेकिन स्पेशल सील की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं, लेकिन अब जियान की वजह से चैनियन मारा ही गया है, तो विंड लाइटिंग पवेलियन और जियान के बीच में गहरी दुश्मनी हो गई है। जैसे होंगटियन शाओ टियानबे सिटी में पहुंचेगा, ये न्यूज भी तेजी से फैलने लगेगी। और जिस तरीके से विंड लाइटिंग पवेलियन काम करता है, वो तुरंत ही जियान को मारने के लिए एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। ये सुन के हान शुए अपनी फिस्ट को क्लेंच करती है। अभी उसके चेहरे पे चिंता देखी जा सकती है। हान शुए की फीलिंग्स को समझते हुए उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, शोयर तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लिटिल फेलो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ये डिसाइसिवली एक्ट करता है और इसका कैरेक्टर वीक नहीं है। ऐसे कैरेक्टर वाला इंसान डेफिनेटली सेंट्रल प्लेन्स में अच्छा करेगा। इतने वास्ट एरिया की वजह से जहाँ पे एक्सपर्ट्स को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, काफी चांसेस है कि जियान वहाँ पे सही से सर्वाइव करेगा। हान शुए नोट करके आसमान की तरफ देखती है। अभी उसकी आंखों में एक सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन था। मनी मन में कहती है कि एल्डर सिस्टर सही बोल रही थी, ये इंसान बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो इसके लायक हैं। माउंटेन रेंज में ये एनर्जी स्टॉर्म 10 मिनट तक चलता रहता है, जिसके बाद ये ग्रेजुअली वीक होने लगा था। इस समय जियान का फिगर लगातार आसमान में फ्लोट कर रहा होता है। उसकी आंखें भी ग्रेजुअली बंद हो गई थी। एक तेज हवा आती है और सारी डस्ट को उड़ा के ले जाती है। ये माउंटेन रेंज जो कि हमेशा हरी भरी रहती थी, अब इसकी हालत किसी खंडर जैसी लग रही है। जब डिस्ट्रक्शन एनर्जी का लास्ट थ्रेड खत्म होता है, तो जियान भी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें नीचे माउंटेन रेंज की तरफ जाती हैं, जो कि अब बहुत क्योटिक हो गया था। फाइनली जियान लैंड करके उस स्पॉट की तरफ जाने लगता है जहाँ पे चैनियन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ था। 400-500 मीटर का एक इनॉर्मस पिट वहाँ पे बन चुका था। इसमें ऐसी ब्लैक डार्कनेस फैली हुई थी कि ऊपर से इसका बॉटम नहीं देखा जा सकता। जियान इसे एक बार ध्यान से देखता है। अगले ही पल में वो एक लोकेशन पे पहुंचा था जहाँ पे हमें दिखाई देता है एक सूखा सा पेड़। जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ इस ट्री को रब करता है। तुरंत ही उसने एक पाम अटैक आगे शूट किया था, जिससे वो विदर ट्री वहीं पे फट जाता है। इसकी वुडन चिप्स चारों तरफ फैलती हैं और एक इल्यूजनरी फिगर पैनिक में वहां से भागने लगता है। इस फिगर की डायरेक्शन थी आसमान की तरफ, लेकिन इससे पहले थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पाता, इसके आसपास का स्पेस सॉलिडिफाई हो जाता है। जियान स्माइल के साथ इस सोल बॉडी की तरफ देखता है। वो कहता है, एल्डर चैन आप अच्छी स्कीमिंग करते हो, अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके, जिससे आपकी स्पिरिट का एक थ्रेड भाग सके और हमें लगे कि मामला खत्म ही हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये सोल बॉडी
बॉडी ट्रैप ही हुई थी तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है चैनियन के इल्यूजनरी फिगर में। अब इसकी आंखों में एक जेन्युइन फियर को देखा जा सकता है। वो जियान की तरफ देख के चीखता है, जियान मुझे मत मारो, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तुम इस तरीके से विंड लाइटिंग पवेलियन को प्रोवोक तो नहीं करना चाहते होगे। चैनियन जानता था कि अगर ये सोल का थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। जियान अपने हाथ को एक्सटेंड करके चैनियन की सोल को ग्रैब करता है। वो कहता है मैं भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहता था, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया है। चैनियन जब जियान के किलिंग इंटेंट को फील करता है वो समझ जाता है कि आखिरी टाइम आ गया। वो चिल्लाते हुए बोलता है, लिटिल बेस्टर्ड, विंड लाइटिंग पवेलियन तुझे नहीं जाने देगी, तू बस अपनी मौत का इंतजार कर। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। जियान बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। वो अपनी फिस्ट को टाइट करता है जिससे चैनियन की सोल वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है। ये स्पिरिट कई लाइट स्पॉट्स में ट्रांसफॉर्म होकर डिसअपियर होने लगे थे। इन चमकते हुए लाइट स्पॉट को देख के जियान समझ गया था कि विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है हानशो के ग्रैंडफादर की तरफ। इस सीन को देख के वो एक रिलीफ फील कर रहे थे। वो कहते हैं ये लड़का अपने दुश्मनों को जाने का कोई मौका ही नहीं देता, फ्यूचर में इसके कारनामे नॉर्मल नहीं होने वाले। हानशो साइड में खड़ी होकर अपनी आंखों को ब्लिंक कर रही थी। जियान ने चैनियन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये हानशो ने देख नहीं पाया था, लेकिन वो फील करती है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनकी एक्सपेक्टेशंस तो इम्पॉसिबल ही जाती हैं, उनकी नजरों में भी जियान की एवेल्युएशन काफी हाई है। तभी माउंटेन के टॉप पे से एक आवाज आती है। वो कहता है, ओल्ड सर, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। मुझे ये एक्शन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बुड्ढा मुझे बाद में परेशान करे। ये आवाज यहाँ पे गूंजी थी। तभी ग्रेट ग्रैंडफादर के सामने जियान अपीयर होता है। जियान को देख के हानशो खुश हो जाती है। वो चिल्ला के कहती है, जियान। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी स्माइल करते हैं, लेकिन इंस्टिंक्ट की वजह से उन्हें भी एक कदम पीछे लिया था। वो हानशो को अपने पीछे रख के प्रोटेक्ट करते हैं। जियान ने चैनियन की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया, ये उन्होंने खुद विटनेस किया था। अगर ये बात फैल जाती है तो फिर जियान के लिए मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। जियान की पुरानी विशेष टैक्टिक्स को देख के ये भी समझ गए थे कि जियान कोई काइंड इंसान नहीं है। ऑल्दो हानशो के ग्रेट ग्रैंडफादर के एक्शन बहुत ही स्मॉल थे, लेकिन ये जियान की परसेप्शन से नहीं छिपते। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है, आपको इतना कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई खून का प्यासा इंसान नहीं हूँ, और तो और मिस हानशो का मेरे ऊपर एहसान है, मैं किसी की काइंडनेस को कभी नहीं भूलता। हानशो के ग्रेट ग्रैंडफादर जी सुन के काफी एम्बरेस्ड फील करते हैं। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथ कप करके बोलते हैं, मेरा नाम है हानफे। जियान भी अपने दोनों हाथों को कप करके बोलता है, ओल्ड मिस्टर हान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हानफे अपने हाथों को वेव करते हुए बोलते हैं, तुम्हें मेरे सामने इस तरीके से पोलाइट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उनका फेस एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। वो एक डीप आवाज में कहते हैं कि हम तो यहाँ के मैटर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन टियानबी सिटी पहुंचने के बाद ही वो होंगटियनशाओ इस बात को फैला देगा। तब तुम्हें विंड लाइटिंग पवेलियन से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। जियान नोड करने के साथ बोलते हैं, आपका मुझे इन्फॉर्म करने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं थी कि वो होंगटियनशाओ का पीछा नहीं करना चाहता था, बस सीन कुछ ऐसा था कि जियान अपनी इस कंडीशन को कुछ ज्यादा समय के लिए मेंटेन नहीं कर सकता था। एक बार टियानजुन जी अपनी स्ट्रेंथ को विड्रॉ करते हैं, काफी पॉसिबिलिटी है कि जियान एक वीक स्टेट में चला जाएगा। तब वो होंगटियनशाओ को कैसे ही मार सकता है। हानफे चारों तरफ देख के समझ गए थे कि इस जगह पर ज्यादा समय तक टिकना अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब और नहीं बोलूंगा, हमारा जाने का भी समय हो गया है। अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिलता है तो मैं आपसे जरूर एडवाइस लूंगा। जियान एक स्माइल के साथ नोड करता है। हानशे जो कि समझ गई थी कि वो जाने वाले हैं, वो एक धीमी सी आवाज में कहती है, तुम केयरफुल रहना। जियान भी एक चीकी स्माइल के साथ कहता है, तुम भी अपना ध्यान रखना। हानशे का चेहरा तो ये कह रहा था कि अभी वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। साइड में खड़े हानफे ये देख के काफी हेल्पलेस फील करते हैं। हानशे की आर्म को पकड़ के वो भी रवाना हो जाते हैं। जियान हानशे और हानफे को डिसअपीयर होते हुए देख रहा था। तभी दूर से उनकी आवाज आती है, तुम्हें विंड लाइटिंग पवेलियन को लेके बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन को छोड़ के चले जाओ। जियान फाइनली एक गहरी सांस लेता है। अपनी बॉडी को मोड़ के वो एक दूसरी माउंटेन रेंज की तरफ जाता है। करंट जियान को भी बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। समय आ गया है जब वो माइटी हुआंग पिल का यूज करे। हाउएवर जियान को ये नहीं पता था कि इस पिल को कंज्यूम करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक बढ़ेगी। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि जियान की स्ट्रेंथ कहाँ तक जाने वाली है, और ये एपिसोड कैसा लगा है ये कमेंट्स में जरूर लिखना। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में यही देखने वाले हैं। छोटा सा स्पॉइलर, जियान की कल्टीवेशन में एक बड़ा राइज होने वाला है, और जो होंगटियनशाओ अपनी दुम दबा के भाग गया है, इसका भी अगले 3 एपिसोड्स में काम तमाम होने वाला है। एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है, हर एक एपिसोड नए एडवेंचर से भरा होगा। वीडियोस में मजा आ रहा है तो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो चैनल को ज्वाइन करके। ये ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे मिलेगा। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कर देना, राइट साइड में दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड, ऑफ कोर्स जब वो अवेलेबल होगा। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक अपने आसपास सफाई रखो, जैसा कि मोदी जी ने कहा था। टाटा, बाय बाय।